नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कोरोना महामारी के इस दौर में क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? पहली और दूसरी लहर के बाद संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा चुकी है। ऐसे में बच्चों को संक्रमण से बचाना क्या एक बड़ी चुनौती नहीं है? क्या अब ये वक्त आ गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाई जाए? दुनिया के दूसरे देशों ने इसे लेकर क्या कदम उठाए? बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए भारत में फिलहाल क्या प्रक्रिया चल रही है? और सबसे अहम सवाल ये कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? देश देशांतर के आज के अंक में आज कोविड महामारी और बच्चों का वैक्सीनेशन से जुड़े तमाम सवालों पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे अपने दो बेहद खास मेहमानों से। सबसे पहले मैं आपको उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर संजय रॉय हैं हमारे साथ। आप प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। साथ ही डॉक्टर बलराम जय ओमर हैं, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आप दोनों का बहुत स्वागत। और अपने खास मेहमानों से मैं चर्चा शुरू करूं, आपके जो तमाम जहन में सवाल हैं उनको लेकर बात करूं, उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की कोविड-19 विषय विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 साल के सभी बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के ट्रायल की सिफारिश की है। ये ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 वॉलंटियर्स पे किया जाएगा। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कनाडा और अमेरिका के बाद भारत में भी 2 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन जो है वो तैयार की जाएगी। अपने तमाम सवालों के साथ आइए रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। डॉक्टर संजय, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी। महामारी के तीसरी लहर की चेतावनी के बीच बच्चों को वैक्सीनेशन का हिस्सा बनाए जाने को लेकर फिलहाल देश में, भारत में क्या प्रक्रिया चल रही है, मैं चाहूंगी आप बताएं। देखिए, ये किसी भी ग्रुप के लिए जो है एविडेंस जनरेट करना क्लिनिकल ट्रायल से ही हो सकता है कि सेफ है कि नहीं बच्चों में और इफेक्टिव है कि नहीं बच्चों में, बीमारी को या तो रोकने में या सीवियरिटी को रोकने में इफेक्टिव है कि नहीं, वह उसके लिए एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। उसके लिए यह सराहनीय कदम है कि DCGI ने इस पे लिया है, संज्ञान लेते हुए इसको अप्रूव किया है क्लिनिकल ट्रायल के लिए। अगले चरण में क्लिनिकल ट्रायल होगा। रही बात, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि किस ग्रुप को कब देने की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, जो भी साइंटिफिक बेसिस है उसका। साइंटिफिक बेसिस ये है, या मेडिकल रीजन कहें या सोशल रीजन कहें, कि अगर किसी को वैक्सीन की जरूरत पड़ती है कि या तो उसमें डिजीज सीवियर हो या डिजीज उसको वैक्सीन उसको प्रिवेंट कर रहा हो इन्फेक्शन होने से। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि बच्चों में इन्फेक्शन, जो भी एविडेंसेस हैं, बच्चों में इन्फेक्शन की दर उतनी ही है जो एडल्ट में है। जैसे मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दूं आपको, तो लगभग 60% बच्चे उस समय पॉजिटिव हो गए थे सीरो सर्वे में, और सीरो सर्वे बेस्ट ये होता है। सो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं नहीं है हमारे पास इन्फेक्टेड नहीं है। दूसरा, बच्चों में अभी आज की डेट तक तो सीवियर डिजीज नहीं है, इस समय वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी में नहीं है। अभी हमें एल्डरली और 45 साल से ऊपर के लोग जिनमें सीवियरिटी ज्यादा है, डेथ है, उनको ही फोकस करना चाहिए। अभी बच्चों को जो है लाने की इस समय जरूरत नहीं है। जो भी ग्लोबल एविडेंसेस है, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को हो चुका है, उस पर कहा जाए। लेकिन हो सकता है थर्ड वेव या फोर्थ वेव या 25वें वेव में जो है जब आएंगे, उस समय अगर सीवियरिटी ज्यादा होती है तो अगर हमारे पास एविडेंस जनरेट रहेगा तो दे देंगे। लेकिन उसके लिए अभी देने की जो है कहीं से भी एक भी एविडेंस है कि वो बच्चों के लिए सेफ है, बच्चों के लिए सुरक्षित है, या डिजीज प्रिवेंट करने में या सीवियरिटी को प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बच्चों में सीवियर है ही नहीं। और ये जो वैक्सीन अभी जो दुनिया में जितने लग रहे हैं, वह इन्फेक्शन को उतना प्रिवेंट नहीं कर रहा है, वह जो है सीवियरिटी को प्रिवेंट कर रहा है। और सीवियरिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम दे रहे हैं, जिस ग्रुप में भी दे रहे हैं, जो भी एविडेंसेस अभी तक हैं। तो इसलिए बच्चे भी प्रायोरिटी ग्रुप का हिस्सा नहीं होने चाहिए। अभी हमें फोकस उन पे करना चाहिए, फोकस को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि फिलहाल बच्चों को प्रायोरिटी ग्रुप में ना रखकर जो फोकस है, जैसे कि अभी भारत में 18 साल और उससे ऊपर के वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन चल रहा है। अब तक करीब
17 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 18 से ऊपर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी हो रही है। इस लिहाज से अभी फोकस उन पर होना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर संजय ने कहा। डॉक्टर बलराम, मैं आपको चर्चा में लेके आना चाहूंगी, और जैसा कि भारत सरकार के जो एडवाइजर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है तमाम एक्सपर्ट्स ने, और खासकर बच्चों को लेकर कि बच्चों में संक्रमण जो तीसरी लहर में है वो हो सकता है। दूसरी लहर में भी हम देख रहे हैं कि बच्चों में संक्रमण पाया गया है, कुछ हालांकि परसेंटेज कम है, लेकिन कुछ बच्चों में सीवियर तक पहुंचा है। ऐसे में हमने देखा कि कनाडा में बच्चों को वैक्सीनेशन का हिस्सा बनाया जा चुका है। अमेरिका भी अब बच्चों को वैक्सीनेशन के दायरे में ला चुका है। कितना जरूरी है बच्चों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाना तीसरी लहर की चेतावनी के बीच, और जो केसेस हमने देखे हैं फिलहाल संक्रमण की सीवियरिटी के बीच? हम लोग जैसे मेडिकल में पढ़ते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वैसे वायरस अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो लगातार म्यूटेट हो रहा है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो वो वेरिएशन के साथ अपनी जो होस्ट है उसको भी बदलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मे बी की वेरिएशन जो वेरिएंट्स हैं वो बच्चों में आगे चल के हो सकता है ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करें, तो उसके लिए हमको प्रिपरेशन तो करके रखनी पड़ेगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो और चाहे वैक्सीनेशन की। तो हमने अब ये तो देख लिया कि एडल्ट में वैक्सीनेशन एक काफ़ी सेफ है। अब हम बच्चों का भी सेफ्टी देखना है कि बच्चों की भी सेफ्टी के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हो, इसीलिए वो ट्रायल अब अलाउ किया हमको, राइट। तो वो वेरिएंट जो म्यूटेशन इतना ज़्यादा है उसमें वायरस में, तो उस म्यूटेशन से बचने के लिए हमको लगातार कोशिश तो करनी पड़ेगी। इसलिए वैक्सीनेशन तो मेरे ख्याल से जो एज ग्रुप 5 to 17 है उसको जरूर फोकस करना चाहिए। और पिछला जो फर्स्ट वेव था, जिसको फर्स्ट वेव कहते थे, उसमें देखा कि इवन 9 मंथ वाले बेबी को भी अगर हुआ है तो वो रिकवर कर, है ना, उसको कोई ऐसी फर्टिलिटी या कुछ मोर्टेलिटी निल थी ऑलमोस्ट। पर ये जो वेरिएशन है ये मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी भी कॉज कर रही है, तो उस मॉर्बिडिटी को केवल मरने के लिए नहीं, मॉर्बिड भी कंडीशन ना हो, इसलिए वैक्सीनेशन वी हैव टू फोकस अपॉन। जी डॉक्टर संजय, जो बातें डॉक्टर बलराम ने उठाई कि हम देख रहे हैं कि वायरस अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लगातार म्यूटेट हो रहा है, और जो डबल म्यूटेंट आया है हमने देखा तो जो दूसरी लहर है उसमें ये पहली लहर के कंपैरेटिवली कितना घातक और कितना डेंजरस साबित हो रहा है, और इसने अपना दायरा बढ़ाया है, उस ग्रुप को भी लिया है जो पहली लहर में नहीं थे। आशंका चूंकि बच्चों को लेकर अब जताई जा रही है कि लगातार वायरस का ये म्यूटेशन, उसकी प्रकृति का बदलना, और बच्चे कहीं इस संक्रमण की सीवियरिटी की चपेट में ना आ जाए, तो प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन का हिस्सा उन्हें बनाया जाए। कुछ केसेस हमें दिखने भी लगे हैं, हमारे पास अमेरिका और कनाडा का उदाहरण भी है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इन परिस्थितियों के बीच, वायरस की म्यूटेशन के बीच, उसकी संक्रमण की सीवियरिटी के बीच, ये वैक्सीनेशन और फिलहाल जो ट्रायल की अनुमति दी गई है वो कितना जरूरी था? मैंने कहा कि ट्रायल की अनुमति तो जरूरी था, क्योंकि एविडेंस जनरेट करके रखना चाहिए कि जब भी जरूरत हो, लेकिन अभी प्रायोरिटी ग्रुप में ना होने का कारण था। और जहां तक आपने अमेरिका की बात की, 2 साल से बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, वो 12 साल से ऊपर के बच्चों को के लिए उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। जी, अमेरिका में 12 से ऊपर है। हाँ, तो जरूरत कितनी है? मान लीजिए आज की डेट में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूरी दुनिया में हो चुका है, और हम एविडेंस की बात, एक एक्सेप्शनल हो सकता है उसकी बात नहीं करते। इस देश में 2200 बच्चे जो है रोज भूखमरी से मरते हैं इस कंट्री में। 2200 जो है पूरे साल में भी बच्चों का नहीं डेथ आएगी इससे, कोविड से, जो अभी तक है। मतलब 2200 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर डेथ हो जाती तो। मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं, मैं परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, या किसी मैंने 2 केसेस देख ली सीवियर, तो उससे जो है ये डिजीज बहुत सीवियर हो जाएगी, ये नहीं है। आज की डेट में एविडेंस ये नहीं है कि बच्चों को देने की जरूरत है, क्योंकि सीवियर बच्चों में है नहीं, और वह सीवियरिटी को ही रोक रहा है वैक्सीन। इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है, आप सभी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों ने तो जब हम इस क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे तब हमें था कि इन्फेक्शन को भी अच्छा खासा रोकेगा, जो शायद वो नहीं हो पाया, बट अभी भी सीवियरिटी को रोक रहा है। अगर कहीं वायरस ने रूप चेंज कर लिया तो ये वैक्सीन ना इफेक्टिव भी नहीं रहेगा, इसलिए कि इतना स्ट्रेन, न्यू स्ट्रेन आ गया है।
अभी हो गया है। अभी जो है अच्छे खासे पब्लिकेशन आ गए हैं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, हाई इंपैक्ट जर्नल में आ गए हैं कि जो हमारा एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है वो साउथ अफ्रीकन जो है कंप्लीटली बाईपास कर रहा है उसको, मतलब इम्यूनिटी को स्केप कर जा रहा है। सो अगर वह स्ट्रेन, नया स्ट्रेन आ जा रहा है तो ये देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें तैयारी करके रखनी चाहिए सब कुछ कि जब भी नया स्ट्रेन आता है और बच्चों में खतरनाक हो जाता है तो उस स्ट्रेन को तुरंत डेवलप किया जा सकता है। वो क्लिनिकल ट्रायल पहले से अगर हो चुका है तो उस स्ट्रेन को डेवलप करने में टाइम नहीं लगेगा और तब हम देना शुरू कर देंगे। बट इस वैक्सीन को देने के लिए जो है कंप्लीटली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा, इसका कोई रेशनल नहीं है कि आज की डेट में हम दें। जिस ग्रुप को देना चाहिए उसको डिप्राइव करके इनको देना पड़ेगा। हमारे पास मिसमैच है डिमांड और सप्लाई में, इसलिए अभी हमें प्रायोरिटी उनको रखना चाहिए। बच्चों में सीवियरिटी नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो फोकस है वो प्रायोरिटी ग्रुप पे फिलहाल होना चाहिए। डॉक्टर बलराम, डॉक्टर संजय ने जो बातें कही उनके साथ एक चीज और जोड़कर मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत सरकार की जो चीफ वैज्ञानिक सलाहकार हैं के राघवन, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि तीसरी लहर का आना निश्चित है और जो सबसे ज्यादा असर है वो बच्चों पर होगा। जाहिर तौर पे उनके स्टेटमेंट से या जो एक्सपर्ट तीसरी लहर को और बच्चों पर संक्रमण के असर को लेकर चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, उससे डर एक होना लाजमी है। ऐसे में डॉक्टर संजय ने जो बातें कही हैं वो कितनी फिर फिट बैठती हैं? डॉक्टर संजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फोकस जो ग्रुप है उससे तो हटाना ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा रिस्क ग्रुप है वहां से फोकस नहीं हटाना है, हमको ऐड ऑन करना है, हमको एविडेंस जनरेट करना है। तो एविडेंस जनरेट तो कर लेना चाहिए जब, मतलब बिफोर हैंड अगर ऐसा होने वाला है। दूसरा क्या है कि वो केवल वेरिएशन केवल बच्चों के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। इट विल बी नॉट कि ओनली फॉर द किड्स, वो सारी ग्रुप के लिए ही परेशानी होगी। ठीक है। और म्यूटेशन तो एक ऐसी चीज है जो एज्यूम करी जा सकती है, प्रिडिक्ट करी जा सकती है, होगी या नहीं होगी ये नहीं मालूम। उसके लिए सबसे और इससे ज्यादा जरूरत है कि उसका बच्चों के लिए पीआईसीयू और एनआईसीयू का विकास कर लें उतने दिन में जी। जो उसकी मेडिसिन है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईसीयू एनआईसीयू का डेवलपमेंट है, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। ये फार मोर इम्पोर्टेंट है वैक्सीन से भी ज्यादा, मेरा ऐसा सोचना है। बिल्कुल, फुल्ली एग्री। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बलराम ने जो बातें कही, डॉक्टर संजय, मैं चाहूंगी उसे आप और आगे बढ़ाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चूंकि गवर्नमेंट की सवाल किया कि तीसरी लहर आने की बात हो रही है, ऐसे में बच्चों का क्या होगा, उनके परिजनों का क्या होगा, इलाज क्या होगा, किन चीजों पर गवर्नमेंट विचार कर रही है, आपके पास प्लान क्या है, और शायद उसी के तहत ये ट्रायल जो है उसकी शुरुआत की गई है। लेकिन जो बातें डॉक्टर बलराम ने भी कही हैं, मैं चाहूंगी आप इसे जोड़ते हुए इस बात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, डॉक्टर बलराम की बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी रेडी रखनी चाहिए कि अचानक अगर बच्चों में कहीं सीवियर हो गए तो हमें जो है कि हम क्या करें, और उस समय जो है फायर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। हमें पहले से तैयारी जो है, जो भी हो आईसीयू हो, इस सब की तैयारी करके रखनी चाहिए। और अभी जो है जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसी को देना चाहिए। देखिए, इस टाइप के वायरस में म्यूटेशंस होंगे, आरएनए वायरस से म्यूटेशन होते रहते हैं और म्यूटेशन हजारों म्यूटेशंस हो चुके हैं। सारे म्यूटेशन से हमें कंसर्न नहीं होता, कुछ इंटरेस्ट होता है, उसको हम फॉलो करते हैं, जिसको वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और उसके बाद जिसका ग्लोबल कंसर्न हो जाता है, अपनी कंट्री में कंसर्न होता है। जैसे इस समय हमारी कंट्री में 2 हैं, यूएस में 8-10 हैं जिनको यूएस के लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बट पूरी दुनिया के लिए भी 4 ही हैं। यूके वेरिएंट हो गया, एक ब्राजील का वेरिएंट हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और चौथा डब्ल्यूएचओ ने अभी 2 दिन पहले जो है इंडियन वेरिएंट को कहा है कि ग्लोबल कंसर्न है, जो 617 है, 1617 को वो कहा है। बट हमारे लिए 618 भी जो है कंसर्न का ये है, इंडिया में कुछ स्टेट्स में वो पाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग उसका ये, वो हम उसको मॉनिटर करना ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है, तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग पे हमें फोकस करना चाहिए और उसके अनुसार एक्शन लेना चाहिए। मान लीजिए हम सबको वैक्सीनेट कर दें और पता चला कि बिल्कुल नई वेरिएंट आ गया जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है उसका, तो क्या होगा? फिर से हम तुरंत सबको वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए वैक्सीन में चेंजेस लानी है तो इमीडिएट लाना पड़ेगा। इसलिए जेनेटिक सीक्वेंसिंग का उसमें ज्यादा महत्व है कि हम वो आइडेंटिफाई कर लें कि नया वायरस आ गया है, जो वायरस ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न है,
और वह जो है इम्यूनिटी को क्या बाईपास तो नहीं कर जा रहा एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को, या तो नेचुरल इम्यूनिटी से या वैक्सीन की इम्यूनिटी। अभी तक जो एविडेंसेज है नेचुरल इम्यूनिटी जो है सबसे बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। बेस्ट प्रोटेक्शन आज की डेट में अगर कुछ मिल रहा है इस बीमारी से तो वह है नेचुरल इम्यूनिटी। कोई वैक्सीन जो है उसके बराबर जो है इम्यूनिटी नहीं अभी तक दे पा रहा है। सो मैं तो लोगों से कहता हूं कि कोविड सर्वाइवर आर लकीस्ट पर्सन, कम से कम उनको उतना भय नहीं है कि उनको सीवियरिटी होगी। वैक्सीन लेने के बाद सीवियर होने का खतरा कम है, बट बिल्कुल खत्म हो गया है ऐसा नहीं है। दोनों डोज लेने के बाद हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनकी भी डेथ हुई है, और ये है कि पहले से अगर परसेंटेज देखें तो कम है। सो नेचुरल इन्फेक्शन में जो है ये हमेशा ये बेटर प्रोटेक्शन है। और आज की डेट तक अभी WHO ने कल रिलीज किया है, ये हम लोग 6 महीने से कह रहे थे कि नेचुरल इन्फेक्शन को अगर पासपोर्ट नहीं दोगे इम्यूनिटी पासपोर्ट तो वैक्सीन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वैक्सीन उससे बेटर है। वो कल उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि नेचुरल इन्फेक्शन नाउ वी हैव सफिशिएंट एविडेंस कि नेचुरल इन्फेक्शन इज प्रोटेक्टिंग बेटर, बट इनको बहुत पहले रिलीज कर देना था। जो भी एविडेंसेस थे और इतने अच्छे पब्लिकेशन हैं, ग्लोबल एविडेंसेस हैं, बट जिस कारण से मैं नहीं कहूंगा किस इन्फ्लुएंस में या वेस्टेड इंटरेस्ट में जो भी करते हो, जिस कारण से उन्होंने नहीं रिलीज किया। ठीक है डॉक्टर संजय, आपने नेचुरल इम्यूनिटी की भी बात की। डॉक्टर बलराम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चूंकि पहली लहर जा चुकी है जिसमें बच्चों पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, हम शायद आश्वस्त थे, लेकिन दूसरी लहर में हमें कहीं ना कहीं केसेस कुछ देखने को मिले। तीसरी लहर को चेतावनी लेकर दी जा चुकी है कि बच्चों को लेकर सतर्क होना होगा। ऐसे में अगर मैं नेचुरल इम्यूनिटी की बात करूं, मैं चाहूं कि आप आम भाषा में दर्शकों को हमारे बताना चाहें कि जब अभी बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर ट्रायल चल रहा है, हमें अपनी तैयारी करके रखनी होगी, लेकिन संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए, उनकी नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए किन किन अहम स्टेप्स पर ध्यान रखना होगा, किन किन चीजों को उनकी दिनचर्या में शामिल करना होगा? उनका वही जो हम लोग की प्रिकॉशन, कोविड नेचुरल प्रिकॉशंस हम लोग को बताए गए हैं, कोविड बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यस, बिहेवियर, उसको तो फॉलो करना ही है, चाहे वो 90 साल का कोई पर्सन हो और चाहे वो 5 साल का बच्चा है, वो तो और बच्चों को भीड़ किसी क्लोज्ड स्पेस में ना खेलें, अगर खेलें भी तो वो क्लोज्ड स्पेस या कमरों में ना खेलें, अगर वेंटिलेशन, हाँ वेंटिलेशन चाहिए। दूसरा, जो फूड खा रहे हैं, फूड में फ्लूइड्स की मात्रा बढ़ाएं उनके बच्चों के भी, उनको कि फ्लूइड्स ज्यादा से ज्यादा लें। और इनिशियल स्टेजेस में ही अगर कोई खांसी, जुकाम, डायरिया, ऐसा कुछ भी सिम्टम है तो उसको हल्का नाले हो गया, दे शुड स्टार्ट विद द मेडिकेशन, दे शुड वो अपने फिजिशियन से या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और वो इलाज तुरंत शुरू करें। जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे या जितनी जल्दी सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा, उतना मॉर्बिडिटी, संक्रमण की क्षमता कम हो जाएगी, कम होगी, ठीक है, तो जल्दी ठीक होने की क्षमता रखने लगेंगे। और जिसको बोलते हैं थोड़े विटामिन, जिंक, ये अगर रूटीन में शामिल कर लेंगे अपनी दिनचर्या में तो हो सकता है वो थोड़ा बचाव भी करें, राइट। सफाई, स्वच्छ हवा, स्वच्छता घर में, स्वच्छता पैरों में, स्वच्छता खाने में, ये हमारे ख्याल से दिस इज द की फैक्टर टुडे। और एक चीज और मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा जिसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का भी कुछ जिक्र है। वो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेने से भी संक्रमण दर, कोविड की जो सिम्टम्स हैं वो कम आते हैं। इसमें कितना, बहुत सारी स्टडीज नहीं, एक स्टडी में पढ़ा केवल, ठीक है। मेरा भी कुछ ऐसा मानना है कि ये जितने रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं कहीं ना कहीं इसके एंटीजन आपस में लिंक्ड होते हैं, तो मे बी दिस मे हेल्प, दिस इज जस्ट आई कांट से साइंटिफिकली, राइट। तो दूसरा क्या है कि एक और चीज की जो अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन, साइंटिस्ट शुड लुक फॉर द दवा का, इसकी स्पेसिफिक दवा के लिए काम करें, जैसे DRDO ने किया, उस दवा के डेवलपमेंट के लिए काम करना बहुत जरूरी है। जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए दवा है, इसके लिए भी, कोविड के लिए भी दवा के लिए वर्क करें अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन,
ये भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जी, बिल्कुल डॉक्टर बलराम, बहुत अहम बातों को आपने बताया और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर डे 1 से जिसको लेकर कहा जा रहा है, उसका पालन आप अपने बच्चों से, अगर वो घर में भी हैं तो ज़रूर करवाइए। संक्रमण से बचने का ये एक पहला हथियार है। निश्चित रूप से दूसरा हथियार हम वैक्सीन को देख रहे हैं। हालांकि प्रायोरिटी ग्रुप में अभी बच्चे नहीं हैं और वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि हमें अपनी तैयारी रखनी होगी और तैयारी के मद्देनजर ही ये जो ट्रायल की शुरुआत हुई है ये एक है। उसके अलावा तीसरी लहर की चेतावनी के बीच राज्यों ने भी अपने यहाँ बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाने, स्पेशल कोविड केयर सेंटर्स बनाने पर काम फिलहाल शुरू किया है। इसके अलावा मैं चाहूंगी अगर बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रा पे बात करें, घर के बाहर भी और घर में भी अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो किस तरीके से बच्चों को होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके किस तरह से उन पर पैनी निगाह रखी जाए, ताकि अगर छोटा सा भी कोई सिम्टम्स आता है तो बच्चों को इनिशियल स्टेज पर ही क्योर किया जा सके। देखिए, ये जो वायरस है प्री सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक फेज जब हो, मतलब अभी सिम्टम्स नहीं आए हैं तो भी उतना ही फैलाता है, और किसी को भी अगर सिम्टम्स नहीं है तो आप घर पे जो है एक दूसरे से आइसोलेट होके नहीं रह सकते हैं, और जब तक आपको पता चलता है तब तक ज़्यादातर चांसेस हैं कि वह आपको फैला चुका है। हो सकता है आप एसिम्टोमेटिक रह जाएं, उसको सिम्टम डेवलप हो गए। जहाँ तक बच्चों में ये है, अगर सिम्टम डेवलप होते हैं और बच्चे घर पे ही रहेंगे, माइल्ड हैं, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत भी नहीं है। सेम ऐसा ही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट 2 साल से कम के बच्चों को छोड़ के, 2 साल से बाहर के बच्चों को, कि थोड़ा सा उनको जो है आइसोलेट जितना कर पाए, उनको मास्क अगर पहना के हम रख सकते हैं तो रखें उन बच्चों को, और खुद हम भी अपने को पहन के रखें। 2 साल से कम के बच्चों को माँ दूध पिलाती है, वो पिलाती रहेगी। रिस्क जितना होना था बच्चे से ट्रांसफर का, वो माँ को मान के चलते हैं कि हो चुका होगा, माँ हो सकता है एसिम्टोमेटिक होगी, या माँ को भी है, तो बच्चों को हटाने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। जो रिकमेंडेशन हमारा है कि मदर जो है मिल्क पिलाती रहेगी, कि बच्चे को या तो हो चुका होगा, नहीं होगा तो होगा भी तो बच्चों में माइल्ड है, अभी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चों में नहीं हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, पहले भी हो रहा था। इस समय बच्चों में थोड़े सिम्टम आ गए हैं। फेज 1 वाले हमारे इसमें था कि सिम्टम उतने बच्चों में बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, और इसलिए हम मान के चले थे कि हमारे बच्चे जो है इन्फेक्टेड नहीं है, जबकि सीरो सर्वे बता रहा था कि 60% इन्फेक्ट हो चुके हैं। इस बार थोड़े उनमें सिम्टम आ गए हैं। जब भी हो, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सेम है, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चे हैं, और वह है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि मास्क पहनना, उनसे थोड़ा दूरी को मेंटेन रखना, और अगर किसी ऐसी चीज को छूते हैं तो बार बार हाथ धोते रहना। ये हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है, और वह प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है, चाहे घर से बाहर रहें, घर के अंदर रहें। घर के अंदर उतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो पॉसिबल भी नहीं है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, जब होगा तो फिर उसको जो है उस हिसाब से टैकल करने की जरूरत है। ठीक है। और एक और बहुत अहम सवाल जो कि बहुत कॉमन है, वो मुझे लगता है हमारे हर एक दर्शक के जहन में होगा, क्योंकि आज दूसरी लहर में हम ये देख रहे हैं कि हर परिवार, हमारे जानने वाले हर परिवार में कोई ना कोई संक्रमित है, क्योंकि दूसरी लहर में पूरा देश हम देख रहे हैं चपेट में आ चुका है। जब घर में मुझे या मेरे हस्बैंड को संक्रमण होता है, अभी मुझे भी हुआ था कुछ दिन पहले, माइल्ड था, नाउ आई एम रिकवर। मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं। मैं एक आम दर्शक के लिहाज से भी ये सवाल कर रही हूँ। 2 छोटे बच्चे हैं, माता पिता को मम्मी डैडी को संक्रमण हो चुका है या दादी दादा को संक्रमण हो चुका है। उन 2 छोटे बच्चों को घर में आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरा परिवार संक्रमित है, अब बच्चे छोटे हैं, वो संक्रमित हैं या नहीं है ये पता नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों को कैसे उनके साथ प्रिकॉशन मेजर्स अपनाए जाए, क्योंकि ये तो तय है कि इस वायरस के संक्रमण में वो आए हैं या आए ही जाएंगे। जिस तरीके से फैल रहा है पूरे परिवार में, जो ट्रांसमिसिबिलिटी है इस वायरस की, इस बार जो न्यू स्ट्रेन है वो इतना ज्यादा है कि बहुत ही अनलाइकली है कि इतना क्लोज रहते हुए भी बच्चों को नहीं हुआ हो। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि एसिम्टोमेटिक, जब तक आपको सिम्टम नहीं आए थे तो बच्चे बिल्कुल आपके पास ही रह रहे होंगे। आप उसके बाद थोड़ा सा उनसे दूरी जरूर बना लिया होगा आपने, एक बार डायग्नोस होने के बाद वो उस समय आपने ट्रांसमिट कर दिया होगा, या हो सकता है बच्चे पहले ही इन्फेक्ट हो गए हों, पुराने में सारे परिवार को नहीं हो रहा था,
और वह इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। एक बार मैंने बताया कि नेचुरल इन्फेक्शन अभी की डेट में जो भी एविडेंसेस है बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, इसलिए शायद उनको सिम्टम नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। अगर आप टेस्ट करते तो हो सकता है उनका भी पॉजिटिव आ जाता अगर आप आरटीपीसीआर करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर घर में 4 मरीज हैं तो वही हम कहते हैं कि फोमाइड से बार बार हाथ धोते, हाथ में भी वायरस हो सकते हैं जो आपके हाथ से जा सकते हैं। मैं अगर हाथ से आरटीपीसीआर लेके कर दूं तो ये नहीं होगा कि मैं इन्फेक्टेड हूं और वो पॉजिटिव आ जाएगा। मेरे कपड़े से आप लेके कर दें आरटीपीसीआर, क्योंकि आरटीपीसीआर उसको मल्टीप्लाई करके करता है, इवन डेड वायरस हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आदमी इन्फेक्टेड, जब तक डिजीज नहीं होता। आप आरटीपीसीआर बच्चों का भी अगर लेके किया होता तो हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। तो पहले हो सकता है डिजीज हुआ हो और इसलिए, तो इस कंडीशन में जब घर में 2 बच्चे और ये उनको कहीं और छोड़ना, एक्सपोजर हो गया, हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो, दूसरे घर पे आप छोड़ देंगे, उनको सिम्टम्स दे देंगे, वहां ट्रांसफर कर देंगे। इस कंडीशन में आप जितना बचा सकते हो उतना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए और हम कर भी नहीं सकते, फिजिबल भी नहीं है। बट अपने को अब जब भी पता चल जाता है तब से अपने आप को हमेशा मास्क पहनना, थोड़ी सी बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन रखना, खिलाना पिलाना भी थोड़ा सा दूरी रख के ये करना चाहिए। इससे ज्यादा करने की न जरूरत है न ही संभावना है, क्योंकि वह बच्चे हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो गया हो, एसिम्प्टोमेटिक ना हो, कहीं आप दूसरे के घर भेज देंगी तो उनको इन्फेक्शन जाने का बिल्कुल, ये वो संक्रमण को कैरी कर सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं, दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं, वो एक चेन बन सकते हैं उसकी। डॉक्टर बलराम, इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि हाँ, परिवार को पूरा संक्रमण है, बच्चों को लेकर हम प्रिकॉशन बरत सकते हैं कि हम खुद भी मास्क लगाएं और बच्चे भी मास्क लगाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत संक्रमण या संक्रमित वो हो ही गए होंगे। प्रिकॉशनरी मेजर्स की मैं बात करूं तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या विटामिन सी, विटामिन डी, जो जिंक की बात कही जा रही है, अच्छा खान पान की बात की जा रही है, ये बच्चों को हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क तो करते हैं, इस पे भी काफी स्टडीज हैं और कहते हैं ना कि स्वस्थ तन ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ तन भी। और दूसरा क्या है कि वाकई इसमें डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। हाँ, लड़ना है, वी हैव टू फाइट। और उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स भी, घर का पॉजिटिव वातावरण भी बहुत जरूरी है। डरते रहेंगे और छुपाते रहेंगे या तो फिर वो भी एक आपको नेगेटिविटी के साथ बॉडी की सारी सिस्टम्स को, मेरे ख्याल से ये आयुष वाली बातें हो गई, बट है ऐसा, राइट। और दूसरा क्या है कि जैसा डॉक्टर संजय सर ने बताया कि संक्रमण तो सभी लोग को हो गया होगा और अर्ली स्टेज पे जरा सा भी सिम्टम आए, कोई भी डायरिया, उसको बच्चे को कुछ भी है, तो आप अप्रोप्रिएट जो मेडिसिन है वो स्टार्ट कर दीजिए, है ना। इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि ये किसी और वजह से हो गया होगा। मतलब मैंने जो अनुभव किया है उसमें यही अनुभव है कि जो पहले मेडिसिन वगैरह या जो भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन पहले स्टार्ट कर देता है, उसका जो लक्षण है वो स्लो हो जाते हैं या बहुत खराब कंडीशन में नहीं जाते हैं। और घर पे भी बच्चों को अगर संक्रमण आपको लग रहा है संक्रमण, तो भी उसके बाद भी घर में सब लोग मास्क पहने, भले वो आपस में भी पॉजिटिव हो तो भी मास्क पहने, अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो करना ही है, और खाना और फ्लूइड प्रॉपर खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। डाइट में थोड़ा प्रोटीन्स भी लें। अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं या वेज, हम कह रहे हैं नॉन वेज की खाने की जरूरत नहीं है, आप पनीर लें, दाल लें, ऐसी सब्जियां लें, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में लें। बिल्कुल, यानी कि डाइट पर पूरा ध्यान देना है, बैलेंस डाइट लेनी है और उसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका तो सख्ती से पालन करना ही करना है। चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जो विशेषज्ञ समिति है कोविड-19 को लेकर, उसने वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए ट्रायल की सिफारिश की है। ट्रायल जो है वो अब शुरू भी होगा, लेकिन ये एक प्लान बी के तौर पर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तीसरी लहर हो, दूसरी लहर हो, एडवाइस यही दी जाती है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा हथियार है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हम उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से शायद तीसरी लहर को आने से
रोक पाए। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।